गुड मॉर्निंग बैंकर्स, मैं संदीप मेलवान स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं सैम्पलिंग मेथड या फिर जिसको आप सैम्पलिंग टेक्निक भी बोल देते हो। फ्रेंड्स, ये है हमारे पास CAIIB का ABM यूनिट, जो ABM चैप्टर है और उसका जो हमारे पास A मॉड्यूल है उसकी सेकेंड यूनिट है। तो ये हमारे पास है आज का टॉपिक। तो सैम्पलिंग मेथड्स क्या होते हैं, देखिए पहले इसका देख लेते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, कि हम इसको फाइंड आउट क्यों करते हैं और इसमें क्या क्या हम फाइंड आउट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स देखिए इसके क्या है। लर्न टू टेक सैंपल फ्रॉम एन एंटायर पॉपुलेशन एंड यूज इट टू डिस्क्राइब द पॉपुलेशन, कि एक सैंपल को हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन से ड्रॉ करते हैं और जो ड्रॉ किया हुआ सैंपल होता है वो किस लिए यूज किया जाता है, यूज इट टू डिस्क्राइब द पॉपुलेशन। और उसको हम किस तरीके से ड्रॉ करके किस तरीके से हम आगे उसका मीन मीडियन जो भी निकालते हैं कि वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करे, डिफाइन करे। सेकंड हमारे पास है टू मेक श्योर सैंपल रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि जो सैंपल है उसको इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, इस तरीके से उसकी स्टडी की जाती है कि वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को क्या करे, रिप्रेजेंट करे। थर्ड है कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। फोर्थ हमारे पास अंडरस्टैंड द ट्रेड ऑफ बिटवीन कॉस्ट ऑफ लार्जर सैंपल्स एंड एक्यूरेसी, कि जो लार्जर सैंपल होते हैं उनकी ट्रेड ऑफ बिटवीन कॉस्ट ऑफ लार्जर सैंपल्स एंड एक्यूरेसी, की उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग बनाना, अंडरस्टैंड करना, उनको समझना कि जो सैंपल होता है उनकी एक्यूरेसी और किस तरीके से हम बहुत बड़े जो पॉपुलेशन होते हैं उसमें जो सैंपल हम ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सैम्पलिंग प्रोसीजर, कि किस तरीके से सैम्पलिंग की जाती है। एस्टिमेशन, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, 1 सैंपल डेटा, 2 सैंपल डेटा। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव है जो कि हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास देखिए पॉपुलेशन। अब इसमें जो कुछ डेफिनेशन हमने यूज किए हैं, कुछ वर्ड यूज किए हैं, उसके बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं कि उनका मतलब क्या होता है। फर्स्ट हमारे पास है पॉपुलेशन, रेफर नॉट ओनली टू पीपल बट टू ऑल आइटम्स दैट आर टू बी स्टडीड, कि जो पॉपुलेशन होता है उसका मतलब सिर्फ लोग नहीं होते, नॉट ओनली पीपल। जैसे हम बोलते हैं ना कि पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, तो उसका मतलब सिर्फ पीपल ही नहीं है, उसका मतलब है सभी के सभी आइटम जिसमें से हमें कुछ भी सैंपल लेना है। तो यहाँ पे आपका पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि मान लो हमारे पास 10 गेंद है, 10 में से हमें 2 गेंद को सिलेक्ट करना है, तो जो 10 गेंद है, 10 बाल है, वो क्या है, पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे आपका पॉपुलेशन का मीनिंग क्या होता है कि जितनी आपके पास आइटम्स है जिसमें से आपको जिसको आपको स्टडी करना है, जिसमें से आपको सैंपल ड्रॉ करना है, उसको बोलते हैं हम पॉपुलेशन। उसके बाद सैंपल क्या होता है, ए पोर्शन चूजन फ्रॉम दी पॉपुलेशन, कि पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन है, एंटायर पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल हम निकालते हैं, कुछ पोर्शन निकालते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है सैंपल। उसके बाद सैंपल्स आर यूज्ड टू मेजर मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, दीज आर कॉल्ड स्टैटिस्टिक, कि जो आपके पास सैंपल्स है वो किस लिए यूज किए जाते हैं, वो यूज किया जाता है मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक, जो कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। उसके बाद हमारे पास स्टैटिस्टिक इज करेक्टरिस्टिक ऑफ सैंपल, जो स्टैटिस्टिक है वो किसकी करेक्टरिस्टिक है, तो वो है सैंपल की करेक्टरिस्टिक, और जो पैरामीटर है वो किसके करेक्टरिस्टिक है, वो है पॉपुलेशन की। ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखने की, जो स्टैटिस्टिक है वो सैंपल की है हमारे पास, और जो पैरामीटर है वो पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक है। और जो सैंपल है उसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, किस तरीके से हम उसको राइट करते हैं, वो है लोअर केस या फिर रोमन लेटर्स, और जो पॉपुलेशन है उसको हम करते हैं कैपिटल लेटर में। आगे देखिए यहाँ पे इसके बीच में कुछ कंपैरिजन दिए हुए हैं जिससे आपको ये अच्छे तरीके से याद रहे। ये पॉपुलेशन है हमारे पास, ही है सैंपल। अब डेफिनेशन की अगर बात करें तो पॉपुलेशन की होती है कलेक्शन ऑफ ऑल डाटा, यानी कि पूरे के पूरे डेटा की कलेक्शन को हम बोलते हैं पॉपुलेशन। और सैंपल क्या होता है, पार्ट्स ऑफ पॉपुलेशन। ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। उसके बाद है करेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है हमारे पास कि जो पॉपुलेशन
और जो पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या होते हैं, पैरामीटर्स। और जो सैंपल की करेक्टरिस्टिक्स कौन बताते हैं, वो होते हैं स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद सिंबल्स, जो पॉपुलेशन का सिंबल होता है साइज अगर हम बता रहे हैं तो उसमें करते हैं हम कैपिटल लेटर यूज, जो हमने यहाँ पे भी पढ़ा था। और सैंपल की अगर हम साइज बता रहे हैं तो उसमें हम करेंगे स्मॉल लेटर यूज। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद मीन निकालने के लिए पॉपुलेशन को हम LA यूज कर लेते हैं और सैंपल को स्मॉल x। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या यूज करेंगे, A, और इसमें क्या यूज करेंगे, S। ये हमारे पास जब भी हम आगे करते रहेंगे तो आपको ये आप देखते रहोगे कि कहाँ पे हम क्या यूज करते हैं। ये एक छोटी समरी थी कि ताकि आप इसको याद रख सको। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, कि जो सैम्पलिंग हम करते हैं वो कितनी टाइप की होती है। तो देखिए फर्स्ट हमारे पास है नॉन रैंडम या फिर जजमेंट, और दूसरा हमारे पास होता है रैंडम या फिर प्रोबेबिलिटी। तो नॉन रैंडम या जजमेंट में देखिए क्या होता है, पर्सनल नॉलेज और ओपिनियंस आर यूज्ड, यानी कि इसमें हम पर्सनल ओपिनियन या फिर जो हमारी नॉलेज है उसको यूज करके हम किसी भी चीज़ का सैंपल लेते हैं। और प्रोबेबिलिटी या फिर रैंडम में क्या होता है, ऑल दी आइटम्स हैव चांस टू चूजन इन दी सैंपल। अब देखिए नॉन रैंडम या जजमेंट में क्या हो सकता है कि हम पर्सनल नॉलेज के बेस पे, यानी कि मान लो हमारे पास हमारी कोई कंपनी है और उसमें हमारे पास 10 लोग हैं और हमें उनमें से किन्हीं 2 को प्रमोशन देना है। अब उसमें देखिए 2 आप मेथड है आपके पास, या तो आप क्या करो, प्रोबेबिलिटी है आपके पास, या रैंडम तरीके से आप करते हो कि किन्हीं भी 2 को आप सिलेक्ट कर लेते हो। वो तो हो गया हमारे पास रैंडम या फिर प्रोबेबिलिटी, कि हर एक का पास चांस है कि उनमें से कौन सिलेक्ट होगा। दूसरा हमारे पास है नॉन रैंडम या फिर जजमेंट। इसमें क्या होगा नॉन रैंडम या जजमेंट में, कि आपका जो HR है, मान लो जिसको उनका सैंपल लेना है, यानी कि जिसको उनमें से चूज करने की किसकी प्रमोशन होगी, वो अपने नॉलेज के बेस पे, अपने ओपिनियन के बेस पे क्या बोलता है कि ये 2 पर्सन जो हैं ये ज़्यादा क्वालिफाइड है, इन्हें ज़्यादा टाइम हो गया कंपनी के साथ, इनको हम आगे क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। तो वो क्या हो जाएगी, नॉन रैंडम या फिर जजमेंट, यानी कि उसमें सिर्फ 2 लोगों के पास ही चांस है कि वो आगे जा पाए, या फिर मान लो 5 लोगों के पास चांस था उसमें, और 5 में सिर्फ 2 को उन्होंने आगे प्रमोट किया है। तो वो क्या होगी, जजमेंट या फिर नॉन रैंडम, यानी कि किसी की पर्सनल नॉलेज के बेस पे, किसी पर्सनल ओपिनियन के बेस पे हमने सैंपल लिया, वो हमारे पास क्या हो गया, नॉन रैंडम जजमेंट। उसके बाद सेकंड हमारे पास सैंपल इज बेस्ड ऑन समवन्स एक्सपीरियंस, यानी कि इसमें जो जजमेंट किया जाएगा वो क्या होगा, सैंपल लिया जाएगा वो किसी के एक्सपीरियंस के बेस पे लिया जा रहा है। और यहाँ पे क्या है, दीज आर मोर कन्वीनियंट देन जजमेंट सैम्पलिंग, कि यहाँ पे जो होता है कि ये मोर कन्वीनियंट होता है जजमेंट सैम्पलिंग से। अब नॉन रैंडम जजमेंट में नेक्स्ट हमारा क्या है, समटाइम जजमेंट सैंपल इज यूज्ड एट पायलट ट्रायल सैंपल टू डिसाइड हाउ टू टेक ए रैंडम सैंपल, कि कई बार क्या होता है कि कुछ जो सैंपल हमने चूज किया वहाँ से ट्रायल सैंपल के तौर पे हम उनको ले लेते हैं, और वहाँ से हम देखते हैं कि हम एक रैंडम सैंपल कैसे ले सकते हैं। मान लो 10 लोग थे, 10 में से 5 हमने चूज कर लिए, उसके बाद उनमें से हम रैंडम सैंपल ले लेते हैं। और इसमें क्या था हमारे पास, दीज आर मोर कन्वीनियंट देन जजमेंट सैम्पलिंग, ठीक है, कि ये ज़्यादा कन्वीनियंट होता है जजमेंट सैम्पलिंग के बजाय, जो क्या होता है रैंडम या फिर प्रोबेबिलिटी होता है। रिगरस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैन बी डन एज कम्पेयर टू जजमेंट, यानी कि इससे ज़्यादा जो रैंडम है उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनका एनालिसिस कर सकते हैं एज कम्पेयर टू नॉन रैंडम या फिर जजमेंट। जितने हम इसमें कर सकते हैं उतना जो एनालिसिस है हम नॉन रैंडम या जजमेंट में नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए हमारे पास है बायस्ड सैंपल्स। बायस्ड सैंपल्स क्या होते हैं, इन समवन्स फेवर। बायस्ड सैंपल का मीनिंग आप सिंपल समझ लो कि जो किसी के फेवर में हम कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको इसी का एग्जाम्पल दिया है कि जो पर्सन होगा जो सैम्पलिंग कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है कि उसको अगर मान लो 2 सैंपल चूज करने हैं,
10 लोग हैं, उसमें सिर्फ 2 को प्रमोट करने के लिए उनमें से उनको सैंपल लेना है, तो वो क्या कर सकती है, जो उसके नोन हैं जिनको वो जानता है तो वो उनको सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है, कि वो उनका फेवर कर सकता है, तो उसको हम बोलते हैं बायस्ड सैम्पलिंग, जो किसी के फेवर में किया जाए, जो कि यानी कि उचित ना हो, ठीक है। इस तरह से आपको बस याद रखना है कि बायस्ड सैम्पलिंग क्या होता है, कि जो किसी को फेवर करने के लिए या किसी भी गलत तरीके से किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया जाए, जिसमें सभी को सेम चांस, इक्वल चांस नहीं मिलता, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, बायस्ड सैंपल्स। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है रैंडम सैम्पलिंग के टाइप्स की। जो रैंडम सैम्पलिंग है वो कितनी टाइप्स की होती है। देखिए फर्स्ट हमारे पास है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टेमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। अब फर्स्ट हमारे पास है देखिए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसमें देखिए क्या होता है, ईच सैम्पल हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग पिक्ड, यानी कि जितने भी आपके पास पॉपुलेशन है उसमें से सभी के पास इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है कि उनको चूज किया जाए, किसी को भी चूज करने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है। जैसे एग्जांपल हमारे पास है 4 balls ABCD चूज एनी 2, ये हमारे पास 4 बाल हैं ABCD और उनमें से किन्हीं 2 को चूज करना है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 balls क्या हो सकती है, कि या तो A और B को हमने चूज कर लिया, यानी कि पहले हमने निकाला उसमें से A निकला और दूसरा हमने निकाला फिर B निकला। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि पहली बार में A निकली, दूसरी बार में C। तीसरी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि पहली बार में A बॉल निकली, दूसरी में D निकली। या फिर प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि पहली बार में हमने जब ड्रॉ किया तो पहली बार में B निकली बॉल, दूसरी बार C निकली। इसी तरीके से नेक्स्ट में क्या हो सकता है कि पहली बार B बॉल निकली, दूसरी बार D बॉल निकली। और नेक्स्ट क्या हो सकता है कि पहली बार C बॉल निकली और दूसरी बार D बॉल निकली। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होंगी, ये हमारे पास होगी सैम्पलिंग, कि इनसे अलग आपके पास कुछ भी नहीं निकल सकता, इनके बीच में से ही कुछ ना कुछ निकलेगा, कि AB निकलेगा, AC AD इनमें से ही निकलेगा। यानी कि टोटल सैम्पलिंग आपके पास कितनी होगी, जो है वो क्या है हमारे पास है 6, 1 2 3 4 5 6। आपके पास टोटल सैम्पलिंग कितने होंगे, टोटल सैम्पलिंग ऑफ नंबर्स कितने होंगे 6, जो आपके पास है प्रोबेबिलिटी है कि निकल सकते हैं। अब इसकी हम निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी, तो वो क्या होगा P, उसके बाद ब्रैकेट में हमने लिखा AB, यानी कि प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं AB की, कि A और B बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। देखिए वो होगी हमारे पास 1/6। 1/6 कैसे होगी, देखिए टोटल सैंपल कितने थे हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो टोटल सैंपल तो हो गए 6 हमारे पास। और एक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, सिर्फ इसकी बात करें तो 1/6, यानी कि ऊपर तो आ गया हमारे पास जिसका हम सैंपल निकाल रहे हैं वो नंबर, और नीचे क्या आता है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल जो कितने थे 6, तो ये हो गया हमारे पास 1/6। इसी तरीके से जब हम AC की निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ AC, उसकी भी 1/6 आएगी। AD की निकाल लेंगे 1/6 1/6 1/6 1/6, तो इन सभी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/6। अब ये तो हमारे पास सैंपल की आ गई। अगर हम निकाल लें सिर्फ एक एक की, कि A बॉल की, B बॉल की, C बॉल की, तो PA = PB PC PD, ये कितनी होगी हमारे पास, देखिए अब इसमें आप देख सकते हो कि इसमें A कितनी बार आया हुआ है 1 2 3, 3 बार आया तो 3/6। PA की क्या होगी 3/6, जिसको हमने जब काटेंगे इसको हम तो 1/2 बन जाएगा। अब अगर B को देखें तो B कितनी बार आ रहा है हमारे पास 1 2 3, इसी तरीके C 1 2 3 और D 1 2 3, यानी कि ABCD चारों के चार जो बॉल्स हैं वो कितनी बार आ रहे हैं इस सैम्पलिंग में 3 बार, यानी कि 3/6। 6 क्या है हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स थे, तो ये हमारे पास क्या गया 1/2, यानी कि सभी की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। तो इसका मतलब क्या है कि सभी इक्वल चांस है सभी के पास कि वो उनको ड्रा किया जा सके जब उनका सैंपल लिया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, यानी कि इसमें सभी की जो चांस है पिक करने का वो इक्वल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ये आपके पास था सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब इसमें देखिए क्या है, एवरी बॉल हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी टू बीइंग पिक्ड अप, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि
रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि सभी बाल के पास, सभी सैंपल के पास इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है कि उनको पिक किया जाए। अब अगर उनमें इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं होती तो वो आपके पास रैंडम सैम्पलिंग नहीं होगी, वो आपके पास दूसरी सैम्पलिंग हो सकती है कोई भी, लेकिन रैंडम नहीं होगी। रैंडम में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि सभी के पास इक्वल चांस होता है। उसके बाद हमारे पास है दिस इज सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। ये जो सैम्पलिंग हमने किया है विदाउट रिप्लेसमेंट थी, यानी कि पहले हमने एक बॉल निकाली, उसको हमने साइड में रख लिया, फिर हमने दोबारा दूसरी बॉल निकाली जो कि मान लो हमारे पास बी निकली थी। अगर हम रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, पहले हमने ए निकाली, उसके बाद ए बॉल हमने दोबारा डाल दी, तो उसके बाद ऐसा हो सकता है कि ए दोबारा निकल जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास जो हमने ये सारा लिया, ये हमने लिया है विदाउट रिप्लेसमेंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, कि अगर हम उसको रिप्लेस करें, जो हमने सैंपल लिया उसको हम रिप्लेस करें, उसको दोबारा उसी में डाल दें और फिर दोबारा से सैंपल लें। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारे पास क्या होगा, पिक्ड अप वन बॉल, हमने एक बॉल ली, नोट डाउन इट्स नंबर, उसका नंबर या फिर उसका कलर जो भी है उसका हमने नोट डाउन किया, पुट बैक इट इनटू बैग, और उसको वापस बैग में रख दिया। पिक्ड अप सेकंड बॉल फ्रॉम बैग, उसके बाद दूसरी बॉल हमने बैग में से निकाल ली। ठीक है, तो ये था हमारे पास सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, यानी कि एक बॉल निकाल ली, उसका नंबर नोट किया, उसको दोबारा बैग में डाला और फिर दूसरी बॉल निकाली, तो इसको बोल देते हैं सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। उसके बाद सेकंड हमारे पास देखिए क्या है, सेकंड जो टाइप था हमारे पास सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग। इसमें देखिए क्या होता है, एलिमेंट्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन एट ए यूनिफॉर्म लेवल दैट इज मेजर्ड इन टाइम, ऑर्डर और स्पेस। यानी कि जो एलिमेंट्स आपके पास जो सैंपल्स है वो किस तरीके से सिलेक्ट किए जाएंगे, आपके पास आर सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन सेलेक्ट किए जाएंगे एट ए यूनिफॉर्म लेवल, एक यूनिफॉर्म लेवल पे, दैट इज मेजर्ड इन टाइम, ऑर्डर और स्पेस। जो उनका ऑर्डर है वो क्या हो सकता है, यानी कि उनको जो निकालने का जो मेथड है वो क्या हो सकता है, या तो टाइम हो सकता है या ऑर्डर हो सकता है या फिर स्पेस हो सकता है। अब इनका मीनिंग क्या देखिए वो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। इन सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग ईच एलिमेंट डज नॉट हैव इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड एज इन सैम्पल रैंडम, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। कि जो आपके पास सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग है उसमें कभी भी आपके पास जो सभी एलिमेंट्स हैं उनके पास इक्वल चांस नहीं होगा कि वो सिलेक्ट हो, जिस तरीके से हमारे पास किस में होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी जो बात होती है वो आपको यही याद रखनी होती है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में सभी एलिमेंट्स के पास इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का, लेकिन जो बाकी आपके पास सैम्पलिंग है उनमें इक्वल चांस नहीं होता। उसके बाद है देयर इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ऑफ एन एरर इनटू द सैम्पलिंग प्रोसेस, द सिस्टम चूज में कॉज ए प्रॉब्लम। कि ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कोई एरर आ जाए सैम्पलिंग करते हुए, और द सिस्टम चूज एनी कॉज ए प्रॉब्लम, यानी कि जो सिस्टम आपने चूज किया सैम्पलिंग करने के लिए वो आपके पास क्या हो सकता है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ सकती है। दिस मेथड में रिक्वायर लेस टाइम एंड समटाइम्स रिजल्ट इन लोअर कॉस्ट देन द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड। अब इसकी एक एडवांटेज क्या है कि इसमें कम टाइम लगता है सैम्पलिंग करने में और कॉस्ट भी कम लगती है देन द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड। अब हम समझते हैं कि जो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है उसका मतलब क्या है और उसमें किस तरीके से हम सैम्पलिंग करते हैं। अब इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास 100 कैंडिडेट हैं, उनमें से हमें सिलेक्ट करना है, इंटरव्यू करना है, यानी कि उनमें से हमें सैम्पलिंग करनी है। तो देखिए उसमें क्या कर सकते हैं हम, सैम्पलिंग का मेथड हम क्या कर सकते हैं कि हमने 100 पर्सन बुलाए हुए हैं, तो उनमें हम क्या लगा सकते हैं कि भाई हम पहले को चूज करेंगे, उसके बाद जो 11वें नंबर पे आएगा उसको चूज करेंगे, उसके बाद जो 13वें नंबर पे आएगा 21वें नंबर पे आएगा 21 पे उसको चूज करेंगे, उसके बाद 31 पे आएगा, फिर 41 पे आएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि उनको एक ऑर्डर के टाइप में हम क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। तो ये होती है हमारे पास सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। हमने एक सिस्टम बना लिया है कि हर 10 पर्सन के बाद जो पर्सन आएगा, जो कैंडिडेट आएगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे। यानी कि इसमें क्या होता है, एक सिस्टम की तरह काम करता है कि कोई भी सिस्टम यूज कर सकते हैं, ऑर्डर का कर सकते हैं, टाइम का कर सकते हैं। टाइम में ये हो गया कि भाई इस मिनट के बीच में कोई भी आएगा, मान लो 5 मिनट से
10 मिनट के बीच में जो भी आएगा उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद 15 से 20 मिनट के बीच में जो भी आएगा उसको सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से कोई भी सिस्टम हम लगा सकते हैं जिससे हम किसी भी पॉपुलेशन में से सैम्पलिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, देखिए थर्ड जो टाइप था इसका, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है, वी डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू रिलेटिवली होमोजीनियस ग्रुप्स कॉल्ड स्ट्रेटा। कि हम जो हमारे पास पॉपुलेशन है, हमारे मान लो हमारे पास 100 कैंडिडेट थे, तो उनको हम कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं इनटू रिलेटिवली होमोजीनियस ग्रुप्स। उनको होमोजीनियस क्या होता है, एक जैसा, ठीक है। अब आपके पास दो वर्ड होते हैं, आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, होमोजीनियस या फिर हिट्रोजीनियस। होमोजीनियस होता है एक जैसा, हिट्रो HETRO, हिट्रोजीनियस होता है अलग अलग। तो होमोजीनियस ग्रुप यानी कि एक जैसे दो ग्रुप बना लेते हैं, जिन ग्रुप को हम नाम क्या देते हैं, स्ट्रेटा। इसको ग्रुप को क्या बोल देते हैं, स्ट्रेटा। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए हम देन वी यूज वन ऑफ टू अप्रोचेस। उसके बाद हमारे पास दो अप्रोच है कि किस तरीके से हम उनमें से सैम्पलिंग कर सकते हैं, जो क्या होंगी हमारे पास। आइदर वी सिलेक्ट एट रैंडम फ्रॉम ईच स्ट्रेटम। स्ट्रेटम हमारे पास क्या हो गया, जो ग्रुप होते हैं उन्हीं को बोल रहे हैं हम। ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ एलिमेंट्स कोरस्पॉन्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ दैट स्ट्रेटम इन द पॉपुलेशन, ठीक है। इसमें क्या है हमारे पास कि मान लो 100 लोग थे, उसमें से एक ग्रुप हमने 60 का बना लिया, एक ग्रुप हमने 40 का बना लिया। तो उसमें पहला मेथड तो क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, आइदर वी सिलेक्ट एट रैंडम, कि हम उनसे पहला जो ग्रुप था हमारा 60 का था, उसमें से हमें रैंडमली चूज करने, मान लो कितने चूज करेंगे हम, तो कितने चूज करेंगे हम और किस तरीके से करेंगे, एलिमेंट्स कोरस्पॉन्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ डैट स्ट्रेटम इन द पॉपुलेशन, यानी कि उसका जो हमारे पास जो ग्रुप है उसका प्रोपोर्शन कितना है पूरी के पूरी पॉपुलेशन में। अब पहला हमारे पास था 6, यानी कि पहला हमने मान लो 60 किया, दूसरा 40 किया, और टोटल हमारे पास कितना था 100। यानी कि और मान लो हमें क्या करना है, सिर्फ 10 कैंडिडेट सिलेक्ट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इसका प्रोपोर्शन और इसका प्रोपोर्शन कितना कितना, इसका प्रोपोर्शन होगा 6 और इसका प्रोपोर्शन होगा 4, यानी कि पहले में से हम 6 सिलेक्ट करेंगे, दूसरे में से 4 सिलेक्ट करेंगे। ये तो हमारे पास है पहला मेथड कि जो हमने ग्रुप बनाया है उसका प्रोपोर्शन कितना है पूरी पॉपुलेशन के अंदर। तो उसमें से पहला मान लो 60 था, उसमें से 6 सिलेक्ट कर लेंगे, दूसरे में से 4 सिलेक्ट कर लेंगे। एक मेथड तो हमारे पास ये है। या फिर दूसरा मेथड क्या है, और एन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ईच स्ट्रेटम, यानी कि दोनों में से हम इक्वल करें, यानी कि मान लो पहले में से भी 5 कर लिए, दूसरे में से भी हमने क्या किया 5 सिलेक्ट कर लिए। तो ये हमारे पास क्या हो सकता है, दूसरी अप्रोच हो सकती है कि हम क्या करें, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ईच स्ट्रेटम एंड गिव रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटम्स प्रोपोर्शन, यानी कि उसके बाद जो रिजल्ट निकालेंगे उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम जो रिजल्ट निकालेंगे वो दोनों के प्रोपोर्शन के हिसाब से निकाल लेंगे। यानी कि दो मेथड है, या तो पहले ही हमने प्रोपोर्शन के हिसाब से, यानी कि पहले में से 6 और दूसरे में से 4 निकाल लिए, या दूसरे में क्या है कि पहले में से 5 निकाल लिए, दूसरे में से 5 निकालेंगे, इक्वल निकाल लेंगे, और उसके बाद जो रिजल्ट निकाल लेंगे तो इसमें हमारा रिजल्ट ज़्यादा निकलेगा, इसमें कम निकलेगा। जिसका प्रोपोर्शन कम है उसमें से कम कैंडिडेट हम फाइनली सिलेक्ट करेंगे, और जिसमें है ज़्यादा प्रोपोर्शन, जैसे पहला ग्रुप था उसमें से हम ज़्यादा सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें से कोई सा भी आप यूज कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क आपका नहीं पड़ता है। उसके बाद हमारे पास है एवरी एलिमेंट हैज ए चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। अब इसमें क्या है कि सभी एलिमेंट क्या है, उनके पास चांस है सिलेक्ट होने का। जो हमने इससे पहले किया था सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग, उसमें हमारे पास क्या था कि सभी के पास चांस नहीं था। जैसे मान लो कैंडिडेट का एग्जाम्पल लिया हमने कि पहला सेलेक्ट किया, उसके बाद 11वां सिलेक्ट करेंगे, तो उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा, चौथे नंबर पे आएगा, उनके पास कोई चांस नहीं था कि वो सिलेक्ट हो जाए। लेकिन इसमें क्या है, सभी के पास चांस है। इसमें दो ग्रुप बनाए हमने 60 और 40 का। 60 वाले जो पर्सन है उनके हर एक के पास चांस है कि वो सिलेक्ट हो सकता है, इसी तरीके से 40 वालों के पास भी हर एक के पास चांस है कि वो सिलेक्ट हो सकता है। तो इसमें क्या है कि एवरी एलिमेंट हैज ए चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, सभी के पास चांस है। उसके बाद हमारे पास है व्हेन टू यूज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, कि जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है कब यूज की जाती है। when population is already divided into groups of different size
लाइक मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, एज, सेक्स। यानी कि इसमें कभी यूज करते हैं जब हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो पहले से ही ग्रुप में डिवाइड हुई हो। जैसे कि मान लो हमारे पास 100 कैंडिडेट आए, अब उनमें से मिडिल क्लास है, कुछ मिडिल क्लास है, कुछ अपर क्लास है, कुछ लोअर क्लास है, तो हमें उन सभी में से चूज करना है। और इसी तरीके से हमारे पास मान लो एज और सेक्स के हिसाब से हो गए कि कुछ बॉयज़ है, कुछ गर्ल्स है, उनमें से हमें मान लो 5 बॉयज़ में से करने हैं और 4 गर्ल्स में सिलेक्ट करनी है। तो इस तरीके से हमारे पास जब पहले ग्रुप बने हुए हो तब हम क्या करते हैं, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का यूज करते हैं। उसके बाद फोर्थ टाइप है हमारे पास क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग देखिए क्या होगा हमारे पास, वी डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू ग्रुप्स और क्लस्टर्स एंड देन सिलेक्ट ए रैंडम सैंपल। यानी जिस तरीके से हमने स्ट्रेटिफाइड में गए तो वैसे हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम पॉपुलेशन को ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, या फिर जिसको हम क्लस्टर भी बोल सकते हैं। एंड देन सिलेक्ट ए रैंडम सैंपल, और उसके बाद उनमें से रैंडम सैंपल निकाल लेंगे। We assume that these individual clusters are representative of the population as a whole। और हम क्या मान के चलेंगे कि जो ये ग्रुप हैं वो पूरे के पूरे, या फिर क्लस्टर हैं, इंडिविजुअल क्लस्टर या इंडिविजुअल ग्रुप है, वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को डिफाइन करता है। इसका मीनिंग क्या वो देखिए अभी आपको मैं समझाऊंगा। इट कैन प्रोड्यूस ए मोर प्रिसाइज सैंपल एट लेस कॉस्ट देन दैट ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसमें क्या है कि जो हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग था उससे भी कम कॉस्ट पे और उससे भी अच्छे तरीके से प्रिसाइज सैंपल हम इसमें ले सकते हैं, अच्छी एक्यूरेसी के साथ ले सकते हैं, जिसमें कम टाइम लगेगा और कॉस्ट भी कम लगेगी। ये इसकी है मेन एडवांटेज। अब क्लस्टर सैम्पलिंग देखिए होती क्या है, मान लो आपको एक सर्वे करना है पूरे का पूरे, मान लो शहर में एक सर्वे करना है कि कितने लोग टीवी में क्या चैनल देखते हैं। अब देखिए शहर में आपके पास क्या है, बहुत सारे ब्लॉक होंगे, बहुत सारे सेक्टर होंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आप हर एक घर में जा के वहाँ पूछोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मान लो उस जो शहर में उस सिटी में 20 सेक्टर हैं, तो आप क्या करोगे उन 20 सेक्टर में से किसी भी 1 या 2 सेक्टर को सिलेक्ट कर लोगे। उस सेक्टर में जाके आप वहाँ पे सर्वे करोगे कि कौन कौन सा चैनल देखता है। तो अब मान के क्या चलोगे आपकी वो जो सेक्टर है, जिस एक सेक्टर को आपने सिलेक्ट किया है वो पूरे की पूरी सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि अगर आपका जो सैम्पलिंग वहाँ से आएगी, जो रिजल्ट वहाँ से आएगा, वो रिजल्ट आपका अगर किसी और में आप सिलेक्ट करोगे, जाके किसी और सेक्टर को सिलेक्ट करोगे, वहाँ पे सैम्पलिंग करोगे, वहाँ का रिजल्ट निकालोगे, वो उसी के बराबर, उसी के लगभग इक्वल आएगा। तो ये हमारे पास होता है क्लस्टर सैम्पलिंग में कि आपका जो कोई भी आपने ग्रुप सिलेक्ट किया है वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को डिफाइन करेगा। यानी आपको अलग अलग ये नहीं है कि आपको सभी सेक्टर में सर्वे करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप किसी भी एक ग्रुप का, किसी भी एक क्लस्टर का आप सर्वे करोगे तो वो पूरे की पूरी सैम्पलिंग को, पूरे के पूरे पॉपुलेशन को डिफाइन करेगा। अब देखिए यहाँ पे क्लस्टर सैम्पलिंग में भी ऐसे ही कुछ था कि उसमें भी आपने ग्रुप बनाए थे, और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, दोनों में ग्रुप की बात हो रही है। अब देखिए इनमें अंतर क्या है, हमारे पास डिफरेंस देखिए क्या होगा। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में देखिए क्या होता है, ईच ग्रुप हैज स्मॉल वेरिएशन विद इन इटसेल्फ, कि जो सभी के सभी ग्रुप होते हैं उनके बीच में थोड़ी सी वेरिएशन होती है। जैसे कि मान लो एक मेल का था, एक फीमेल का था, ठीक है, बट देयर इज वाइड वेरिएशन बिटवीन द ग्रुप्स, और उनके बीच में जो ग्रुप्स है उनमें तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है। जैसे एक मेल को और फीमेल का हो गया, ठीक है, या फिर किसी एज के बेस पे हो गया। लेकिन क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होती है देखिए, व्हेन देयर इज कंसीडरेबल वेरिएशन विद इन ईच ग्रुप, कि जो हर एक ग्रुप है उनके बीच में जो वेरिएशन हो सकती है, बट द ग्रुप्स आर एसेंशियली सिमिलर टू ईच अदर, लेकिन फिर भी जो ग्रुप हैं वो एक दूसरे के इक्वल ही माने जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल ही होंगे। यानी कि हर एक जो सेक्टर होगा जो हमने चूज किया था एग्जाम्पल में, वो सभी क्या मान के चलेंगे कि वो सभी एक दूसरे के इक्वल हैं, और हर एक जो हमारे पास ग्रुप है, हर एक क्लस्टर है, वो पूरे का पूरे जो पॉपुलेशन है उसको डिफाइन करेगा। फ्रेंड्स आपको देखिए यहाँ पे ध्यान का रखना है, जो हमने टाइप्स पढ़े हैं 4 टाइप्स। पहला था हमारे पास सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा हमारे पास था सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, उसके बाद था हमारे पास स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, और फोर्थ हमारे पास था
क्लस्टर सैम्पलिंग। अब आपके पास जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें आपको सिर्फ यही मान के चलना होता है कि आपके पास जो सैम्पलिंग हो रही है वो किस में हो रही है, वो हो रही है सिर्फ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में। आपके पास इनमें से कुछ भी कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा। ये आपके पास सिर्फ ये आ सकता है कि कितने इसके टाइप्स होते हैं, इससे अलग इनमें से कुछ भी नहीं आता है आपके पास। यानी कि जो आपका यूज होगा आगे जितना भी चैप्टर अब हम आगे पढ़ेंगे उसमें सिर्फ आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के ऊपर ही न्यूमेरिकल आएंगे, इनमें से किसी के भी ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आएगा। लेकिन आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, इनके बीच में कभी भी डिफरेंस आ सकता है या कुछ और भी आ सकता है। तो फ्रेंड उसके बाद हम नेक्स्ट कर रहे हैं इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ से हमारे पास इसका जो कुछ न्यूमेरिकल पार्ट है यहाँ पे वो हमारे पास यहाँ से शुरू हो रहा है। जितनी भी थ्योरी थी हमारे पास यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं, अब इसका न्यूमेरिकल पार्ट है जो यहाँ से शुरू होता है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है और इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं, किस तरीके से इसको हम फाइंड आउट करते हैं। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का जो साइन होता है वो होता है सिग्मा, इसको बोला जाता है सिग्मा, SIGMA, ठीक है, इसको बोला जाता है सिग्मा। और इसका जो हमारे पास सिंबल होता है वो किस तरीके से होता है, जो हमारे पास न से नल होता है उसका जो हाफ न होता है उसको हम बोलते हैं सिग्मा, ये होता है इसका सिंबल। उसके बाद देखिए इसमें हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी हमारे पास जो डेफिनेशन और कौन कौन से सिंबल्स यूज होंगे और किस तरीके से हम उनको डिफाइन करते हैं। जैसे हमारे पास है एक एग्जांपल है यहाँ पे पर्सन और यहाँ पे है नंबर ऑफ बॉल्स। तो पर्सन क्या है हमारे पास ABCDE और नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास है, मान लो कोई भी सैम्पलिंग हम कर रहे थे कि ए पर्सन के पास इतनी बॉल हैं, बी के पास इतनी बॉल है, कुछ भी हो सकता है। तो मान लो ए के पास है 6, बी के पास है 2, सी के पास है 5, डी के पास है 4 और ई के पास है 8। ये एक एग्जांपल हम ले रहे हैं ताकि हम पता चल सके कि जो हम इसमें निकालते हैं, इस न्यूमेरिकल्स में निकालते हैं, उनका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम निकाल लेंगे मीन जो निकालते हैं वो निकालते हैं हम एक्स बार से, स्मॉल एक्स और उसके ऊपर हम छोटी सी लाइन लगा देते हैं जिसको हम बोलते हैं बार। तो मीन को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, एक्स बार से। हम मीन निकालते कैसे है, देखिए जितने भी हमारे पास बॉल्स हैं, ठीक है, जितनी फ्रिक्वेंसी हमारे पास है उनको हम ऐड कर लेंगे 2 + 6 + 5 + 4 + 8 और डिवाइड में हम क्या करेंगे, जितने हमारे पास टोटल पर्सन थे यानी कि जितने हमारे पास टोटल नंबर थे, पॉपुलेशन जो तो हमारे पास थी आप बोल सकते हो, तो उसको, तो वो कितनी थी 5। तो नीचे हमारे पास क्या आ गया 5% थे, तो नीचे हमारे पास क्या आ गया 5। तो इसका जो समय है वो कितना आएगा 25 और नीचे क्या आ गया हमारे पास 5। तो इसको हम यहाँ पे काट देंगे तो ये आएगा 5 को 5 से करेंगे 25, तो ये आ गया 5, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है मीन निकालने का। एक्स बार कितना आएगा 5। इसको एक बार दोबारा समझ लीजिए, देखिए ये पर्सन हो गए, नंबर ऑफ बॉल्स हो गए। मीन एक्स बार निकालने का फार्मूला क्या होता है हमारे पास कि जितने भी हमारे पास ये टोटल है वो हमने ऊपर लिखेंगे, उसको हम सम करेंगे और जितने हमारे पास ये टोटल थे कि पर्सन कितने थे, ठीक है, वो हम लिखेंगे नीचे। तो इसको हम काट देंगे, हमारे पास आ गया एक्स बार। उसके बाद बात है कि हम जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो किस तरीके से निकाल सकते हैं। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हमने ले लिया एक्स, जो ये नंबर ऑफ बॉल्स थी उसको हमने एक्स ले लिया। एक्स बार कितना आया हमारे पास, जो हमने यहाँ पे निकाला वो कितना आया 5, वो सभी का 5 ही आएगा, ठीक है। जो मीन है एक्स बार, ठीक है, वो कितना है 5, तो सभी के लिए 5 होगा, ये नहीं कि सभी के लिए अलग अलग होगा, सभी के लिए क्या हो गया 5। उसके बाद x माइनस एक्स बार निकाल लेंगे, यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे, 6 में से 5 जाएंगे 1 आएगा, 2 - 5 तो ये कितना आएगा -3, 5 - 5 0, 4 - 5 -1 और 8 - 5 3। उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ठीक है, तो इस नेगेटिव साइन को हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे x माइनस एक्स का स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 3 का स्क्वायर कितना होगा -3 गुणा -3 कितना हो जाएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस हो जाता है और 3 3 हो जाएगा 9। उसके बाद 0 को 0 से करेंगे 0 ही रहेगा, -1 को -1 से करेंगे +1 हो जाएगा और 3 को 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इनका सम कितना आ जाएगा 20। अब यहाँ पे देखिए दोबारा हम क्या निकालेंगे एक्स बार निकालेंगे, तो ये कितना आएगा, अब ये कितना है 20
और हमारे पास जो टोटल वैल्यू कितनी थी 5, तो ये क्या आ गया यहाँ पर हमारे पास 4। उसके बाद हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फार्मूला क्या होता है, जो हमारे पास मीन आया उसका अंडर रूट अंडर रूट बोलते हैं हम वर्गमूल को, यानी कि जो इसका हमारे पास क्या आया है, जो मीन आएगा उसका हम वर्गमूल यानी कि अंडर रूट कर देंगे। तो 4 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 2, 2 दूनी 4 होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास ये हम निकालते क्यों हैं, जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, मीन निकालते हैं, उसका मेन पर्पज क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है निकालने का। देखिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है निकालने का वो होता है कि जो हमारे पास डेटा है, जैसे मान लो ये हमारे पास डेटा है, ये कितना फैला हुआ है, कितना स्प्रेड है, ठीक है, यानी कि कितना हमारे पास दूर तक ये डेटा गया हुआ है, उसका हम एक मीन निकाल लेते हैं, एक बीच की वैल्यू निकाल लेते हैं कि भाई इसके आसपास ही है, ठीक है। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं कि मान लो हमारे पास मान लो 5 लड़कों का ग्रुप है, 5 फ्रेंड है, उनकी एज मान लो कोई 13 साल का है, कोई 15 साल का, कोई 10 साल का है, कोई 18 साल का है, ठीक है। तो हम वहाँ पे एक एवरेज लेके क्या चलेंगे, भाई लगभग 15 साल है जो उसके आसपास ही है, यानी कि कुछ 15 से ज़्यादा है, मान लो एक 17 का, एक 18 का है, और कुछ 15 से कम है, मान लो एक 13 का, एक 12 का, एक 10 का है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक मीन लेके एक निकाल लेते हैं कि उनकी जो एज है लगभग इतनी है, एवरेज इतनी है, ठीक है। तो वो क्या होता है मीन। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला, जैसे 5 की जो ये बॉल्स है, नंबर ऑफ बॉल्स है, उनका मीन क्या है 5, यानी कि लगभग 5 बॉल सभी के पास है, किसी के पास 5 से ज़्यादा है, जैसे एक के पास 6 है, एक के पास 8 है, और कुछ के पास 5 से कम है, जैसे एक के पास 2 है, एक के पास 4 और एक के पास तो 5 ही है। तो ये हो गया मीन। लेकिन इसमें भी देखिए क्या प्रॉब्लम होती है कि इसमें बहुत ज़्यादा दूर तक है। अब 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आएगा, यानी कि इसमें हम अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। हमने ये तो बोल दिया कि 5 के आसपास है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि कितने पास है, 5 से कोई 3 दूर है, कोई 3 पास है, ठीक है। अब इसलिए हम निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ताकि उसको हम और अच्छे से डाइवर्सिफाई कर सकें और अच्छे से निकाल के हम बता सकें कि कितना स्प्रेड किया गया है। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया। अब जैसे यहाँ पे स्प्रेड हम पता करेंगे कि कितना स्प्रेड हुआ है, तो x बार माइनस एच डी यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, तो x बार था 5, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या आई थी 2, तो ये आ गया 3, और कहाँ से कहाँ तक है तो वो निकाल लेंगे 2x प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 5 + 2 ये हो गया 7। तो यानी कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड जो स्प्रेड है वो कितना है 3 से 7, कि हमारे पास जो डेटा है वो 3 से लगभग 7 तक फैला हुआ। अब यहाँ पे पहले 5 था, 5 से कोई बहुत ज़्यादा ऊपर था, कोई बहुत ज़्यादा नीचे था, लेकिन यहाँ पे हमने बहुत और अच्छे तरीके से इसको बता दिया कि जो डेटा है, मान लो जो फ्रेंड्स की एज है वो 3 से 7 के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गया 3 से 7 के बीच में बॉल्स हैं। जैसे अब 3 से 7 के बीच में देखो, 7 से ऊपर सिर्फ एक बॉल है और 3 से नीचे सिर्फ एक है, 2, बाकी सभी इसके बीच में लाई करती हैं, इसके बीच में आती हैं। तो यानी कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उससे हम बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि जो हमारा डेटा है वो कितने दूर तक फैला हुआ है। ये हमारे पास होता है स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन, जो कि ये बेसिक है बिल्कुल, जो आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि इनमें से कुछ आएगा, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको कि मीन और जो स्टैंडर्ड डेविएशन हम किस तरीके से निकालते हैं और उनका मीनिंग क्या होता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये वीडियो पहले ही बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। ये चैप्टर अभी बहुत भी रहता है, ये लगा लो अभी हमारे पास सिर्फ जो हाफ चैप्टर हुआ है, इसके बाद जो न्यूमेरिकल सेक्शन है वो पूरा रहता है, और उसके बाद जो न्यूमेरिकल करेंगे वो भी रहता है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखिए हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और उसके जो एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए इस तरीके से हमारे पास होगा कि किस तरीके से हम जो हमारे पास एग्जाम्पल आता है या न्यूमेरिकल आता है उसको हम करते हैं। और इसमें हम पढ़ेंगे सैम्पलिंग फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे देखिए इसमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन, और उसमें हम पढ़ेंगे सेंट्रल लिमिट थ्योरम, और उसके बाद हम पढ़ेंगे देखिए इसमें इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, और फाइनाइट पॉपुलस मल्टीप्लायर। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो पहले ही बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, नेक्स्ट वीडियो भी आपके पास आएगी, तो उसमें हम ये सारा जो पढ़ेंगे। उसके बाद उससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे
जो इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके पास, उनको किस तरीके से आप सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपके फ्रेंड्स भी जो CAIAB की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। तो और फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।